अध्याय 81। तुम मुझे क्या समझते हो? एक। आर्यन सिंघानिया काफी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला। हम पहले से ही शादीशुदा हैं। वे पहले से शादीशुदा थे, चाहे उसने उससे शादी क्यों न की हो, क्योंकि वह उसे छोड़ नहीं सकता था और अब भी उससे प्यार करता था। वह सिर्फ पुरानी बातों और अपनी नफरत को भूल सकता था। वह उससे और दूर नहीं जाना चाहता था। वह बस धीरे धीरे उसके दिल में उतरना चाहता था। लक्ष्य राठौर ने आर्यन सिंघानिया का मतलब समझ लिया। उसने धीरे से आह भरी। उसे उम्मीद थी कि नैना शर्मा उसके दिल की सच्चाई जान पाएगी। योजक चिन्ह। एक हफ्ते बाद नैना शर्मा और श्रुति बजाज ने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। श्रुति बजाज नए प्रोडक्ट की स्पोक्सपर्सन बन गईं। दोनों पार्टियों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद नैना शर्मा खड़ी हुईं और श्रुति बजाज से हाथ मिलाया। मिस बजाज, धन्यवाद। श्रुति बजाज ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। ये तो विन विन सिचुएशन है। नैना शर्मा ने श्रुति बजाज की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थीं। उन्होंने वह सवाल पूछा जो उन्हें बहुत समय से परेशान कर रहा था। मिस बजाज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप हमारी कंपनी को एंडोर्स करने के लिए अपनी ज़रूरतें कम करने को तैयार क्यों थीं? श्रुति बजाज उसके सवाल से हैरान नहीं हुईं। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने कंधे उचकाए और बेपरवाही से जवाब दिया, ओह, मैं आजकल थोड़ी बोर हो रही हूँ, इसलिए कुछ करने के लिए ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हें कुछ मांगना होगा? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कारण सच में अजीब था। ये सोचना कि उसने इतने लंबे समय तक अपना दिमाग खपाया था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। श्रुति बजाज ने अपने असिस्टेंट से सनग्लासेस लिए और उन्हें पहन लिया। फिर वह अपनी हाई हील्स में शान से चली गईं। छोटी मीरा, जो साइड में खड़ी थी, श्रुति बजाज की पीठ को प्यार में पागल लड़की की तरह घूर रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, रानी तो रानी ही है। उसकी हर हरकत बहुत दिल को छू लेने वाली है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वह शादीशुदा है। उसका बेटा भी 3 साल का है। वह अपना ख्याल कैसे रखती है? नैना शर्मा ने छोटी मीरा को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकीं और हंस दीं। उन्होंने अपने माथे पर थपथपाया और कहा, गॉसिप करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट लिखो और फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दो। उनसे फंड देने और एंडोर्समेंट फीस श्रुति बजाज के स्टूडियो अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहो। समझा? छोटी मीरा ने सैल्यूट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया और बहादुरी से मीटिंग रूम से बाहर चली गईं। नैना शर्मा के होंठ ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। श्रुति बजाज के एंडोर्समेंट के साथ इस बार यह प्रोजेक्ट कंपनी की वापसी हो सकती है। अगर वे लकी रहे तो कंपनी इस प्रोजेक्ट के साथ फिर से ऊपर उठ सकती है। ऐसे में उसे और आर्यन सिंघानिया को इतने फायदेमंद रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी। उसे इतना विनम्र होने और उसके सामने सिर न उठाने की ज़रूरत नहीं थी। नैना शर्मा धीरे धीरे फर्श से छत तक वाली खिड़की के पास गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था। आसमान साफ और बिना बादलों वाला था, नीला था। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे आगे का रास्ता भी ऐसा ही हो, रोशन। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक दिन में उसके सामने की सारी रोशनी अंधेरे में डूब जाएगी और यह अभी भी एक अंधेरा ही रहेगा। योजक चिन्ह। पिछले महीने सिंघानिया परिवार ने शर्मा परिवार को 3 बार पैसे भेजे थे। ये पैसा 3-4 महीने के लिए काफ़ी होना चाहिए था, लेकिन जब छोटी मीरा एंडोर्समेंट फीस देने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट गई तो उन्हें बताया गया कि कंपनी के अकाउंट में फीस देने के लिए और पैसे नहीं हैं। छोटी मीरा गुस्से में आकर रिपोर्ट करने आई। नैना शर्मा कुर्सी पर बैठ गई और उसे लगा कि उसने गलत सुना है। अध्याय 82। तुम मुझे क्या समझते हो? 2। नैना शर्मा का पेन पकड़े हुए हाथ अचानक कस गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने छोटी मीरा की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास एंडोर्समेंट फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या सिंघानिया परिवार ने अभी अभी दूसरी और तीसरी रकम ट्रांसफ़र नहीं की? हाँ, पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि परी ने परी कहा। छोटी मीरा अचानक हकलाने लगी और उसकी आंखें झपकने लगीं। नैना शर्मा ने बेसब्री से भौहें चढ़ाईं। क्या कहा? जल्दी करो और मुझे बताओ। छोटी मीरा ने मुट्ठियां भींच लीं और बेबसी से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने ये 2 पैसे एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं, इसलिए कंपनी के पास अब पैसे नहीं हैं। नया प्रोजेक्ट? नैना शर्मा का पूरा व्यक्तित्व अचानक जम गया। उसने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में क्यों नहीं सुना? क्या कंपनी अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रह गई थी? दादाजी। नैना शर्मा को अचानक कुछ समझ आया और उनका दिल अजीब तरह से घबरा गया। फ़ोन उठाते ही उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने चेयरमैन के ऑफिस में अंदर का टेलीफोन दबाया। लेकिन फ़ोन बहुत देर तक बजता रहा और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन रखने के बाद उन्होंने सेक्रेटरी का फ़ोन किया।
सेक्रेटरी शर्मा ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बेचैनी से कहा, दादाजी कहाँ हैं? क्या दादाजी ऑफिस में हैं? मैनेजर शर्मा, चेयरमैन आज कंपनी में नहीं आए। वे हैरान हैं। नैना शर्मा ने सेक्रेटरी शर्मा के बोलने का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने सीधे फ़ोन रख दिया, उठी, अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चल दी। नैना दी, आप कहाँ जा रही हैं? छोटी मीरा चौंक गई। नैना शर्मा के पैर नहीं रुके। चलते चलते उसने कहा, दोपहर का सारा काम कैंसिल करने में मेरी मदद करो। मुझे पुराने घर वापस जाना है। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने कार चलाई और शर्मा के घर तक लगभग तेजी से पहुंची। लीला मासी उसे वापस देखकर बहुत खुश हुई। मिस, आप वापस क्यों आ गईं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ रही हैं? मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश बना सकती थी। नैना शर्मा लीला मासी से बात करने के मूड में नहीं थीं और सीधे मुद्दे पर आ गईं। दादाजी कहाँ हैं? बूढ़ा मालिक ऊपर है। नैना शर्मा ने पैर उठाए और सीधे ऊपर भागी। वह सबसे पहले स्टडी में गई। स्टडी में कोई नहीं था। फिर वह बेडरूम की तरफ मुड़ी और बेडरूम के दरवाजे तक गई। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल के गुस्से और एक्साइटमेंट को थोड़ा दबा लिया। फिर उसने हाथ उठाकर दरवाज़ा खटखटाया। जल्द ही दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुल गया। नैना शर्मा ने दरवाजे के पीछे खड़े आदमी को देखा और उसकी आंखों में शक की एक झलक आ गई। डॉक्टर, आप यहाँ क्यों हैं? सफ़ेद चोगा पहने डॉक्टर ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज बूढ़े आदमी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे देखने आया था। नैना शर्मा की आंखों में शक जल्दी ही चिंता में बदल गया। दादाजी ठीक हैं, यह कोई सीरियस बात नहीं है। चिंता मत करो, बस ध्यान रखना कि तुम्हारे इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो अंदर से राजेश शर्मा की कमज़ोर आवाज़ आई, क्या ये नैना है? अंदर आ जाओ। डॉक्टर एक तरफ मुड़ा और बोला, अंदर जाओ। नैना शर्मा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अंदर चली गईं। राजेश शर्मा बिस्तर के सिरहाने टिक कर बैठे थे। उनका चेहरा थोड़ा पीला था और उनका पूरा शरीर बेजान लग रहा था। नैना शर्मा बिस्तर के पास गईं, बैठ गईं, दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, दादाजी आपको कहाँ अजीब लग रहा है? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ वहाँ असहज महसूस करना आसान होता है। यह कोई समस्या नहीं है। राजेश शर्मा ने बेरुखी से जवाब दिया और फिर नैना शर्मा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इस समय ऑफिस में नहीं होना चाहिए था? तुम वापस क्यों आ गईं? अध्याय 83 तुम मुझे क्या समझते हो? 3 नैना शर्मा को तब याद आया कि वह वापस क्यों आई थी। लेकिन जब उसने राजेश शर्मा के बीमार रूप को देखा तो चाहे वह कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की प्लेट डाल दी गई हो और उसका सारा गुस्सा शांत हो गया हो। उसके होंठ कांप रहे थे। वह सच में अपने दादाजी से पूछना चाहती थी कि उन्होंने अचानक एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों किया, जबकि कंपनी के पास साफ तौर पर फंड की कमी थी। इस समय कंपनी एक ही समय में 2 प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसा हुआ तो शायद वे आखिर में दोनों प्रोजेक्ट नहीं रख पाएंगे। तब तक कंपनी वापसी नहीं कर पाएगी। इससे सिर्फ बैंकरप्सी की स्पीड और बढ़ेगी। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके दादाजी ने ऐसा क्यों किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कंपनी को डेवलप करने और उसकी पुरानी शान वापस लाने के लिए बेचैन थे। खैर, जब तक वह आर्यन सिंघानिया को मनाती रहेगी, सिंघानिया परिवार शर्मा परिवार में इन्वेस्ट करेगा और उन्हें फंडिंग की दिक्कतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो शर्मा परिवार को सिंघानिया परिवार के इन्वेस्टमेंट पर निर्भर रहना पड़ता और उसे आर्यन सिंघानिया के साथ वो गंदी डील करते रहना पड़ता, उसकी नफरत, मजाक और बेइज्जती सहते हुए। एक पल के लिए वह सच में अपनी सारी नानुकुर, नाखुशी और शर्मिंदगी कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने पाया कि वह आवाज़ नहीं निकाल पा रही है। दादाजी बीमार थे और अब वह उनसे जो भी कहेगी उससे वे और परेशान हो जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह क्या करेगी? उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने वापस आई हूँ। राजेश शर्मा मुस्कुराए और बहुत खुश हुए। दादाजी ठीक हैं, चिंता मत करो, मैं कुछ समय तक कंपनी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम्हें कंपनी का अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है? नैना शर्मा ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। मुझे पता है दादाजी, आप आराम से रह सकते हैं, मैं कंपनी का ध्यान रखूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, राजेश शर्मा ने लगातार 3 बार अच्छा कहा, फिर अपना हाथ उठाकर नैना शर्मा के कंधे पर थपथपाया। नैना, तुम अपनी बहन से अलग हो, तुमने दादाजी को कभी निराश नहीं किया। राजेश शर्मा के कंधे पर रखे हाथ में असल में ज़्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन नैना शर्मा को लगा कि उनके कंधे पर रखा हाथ एक बहुत बड़े पत्थर की तरह है, जो उन्हें तब तक दबा रहा था जब तक कि उनकी सांस रुक नहीं गई। दादाजी हमेशा कहते थे कि उसने उन्हें कभी निराश नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वह तैयार है या नहीं। नैना शर्मा कुछ देर राजेश शर्मा के साथ रहीं।
राजेश शर्मा ने उनसे वापस जाने को कहा तो नैना शर्मा को उठकर जाना पड़ा। शर्मा के घर से निकलने के बाद नैना शर्मा सड़क पर बिना किसी मकसद के कार चलाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए या क्या करे। पहले उसने सोचा था कि वह आर्यन सिंघानिया के साथ दोबारा कभी कोई डील नहीं करेगी और उससे पैसे वापस करने के लिए कभी अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन अब एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और दूसरा आ गया। कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए थे। पैसे के बिना ये कुछ दिन भी नहीं चल पाती। क्या ऐसा हो सकता है कि रिया आर्यन सिंघानिया को बहकाना चाहती थी और पैसे के बदले उसके साथ सोना चाहती थी? नैना शर्मा के मन में वो दर्दनाक और शर्मनाक सीन आने लगे। अचानक उसके पैर ब्रेक पर पड़ गए और उसने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, वह नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, वह उसके मुंह से वे बुरी बातें दोबारा कभी नहीं सुनना चाहती थी। वह उन शर्मनाक बातों का दोबारा अनुभव भी नहीं करना चाहती थी। यह उसका बचा हुआ आखिरी गर्व था, भले ही ये थोड़ा अजीब था। जहां तक पैसे की बात है, नैना शर्मा ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। वह कोई रास्ता सोच लेगी, सोच लेगी। अध्याय 84 तुम मुझे क्या समझते हो? 4 नैना शर्मा ने कंपनी की मौजूदा हालत और जिन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका डिटेल डेटा एनालिसिस करने में 3 रातें बिताईं। चूंकि सिंघानिया परिवार ने 3 बार पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसलिए कंपनी का ऑपरेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था और कंपनी के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की हालत अच्छी थी। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी श्रुति बजाज के साथ एक एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उम्मीदें बहुत अच्छी होंगी। इन एनालिसिस रिपोर्ट से वह बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस तरह वह अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगी और आर्यन सिंघानिया के साथ डील करने के लिए उन्हें अपने शरीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगातार 3 रातों तक जागने के बाद जब नैना शर्मा को आराम मिला तो उन्हें लगा कि उनके शरीर की सारी ताकत खत्म होने वाली है। कुर्सी पर उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था और वह बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थीं। वह कुछ देर के लिए सोफे पर आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह पीछे झुकेगी और अपना सिर झुकाएगी तो वह बेहोश हो जाएगी और गहरी नींद में सो जाएगी। आर्यन सिंघानिया ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और तुरंत देखा कि नैना शर्मा सोफे पर सो रही है। उसके कदम थोड़े रुके और फिर अनजाने में हल्के हो गए। वह सोफे के पास गया और अपनी गहरी आंखें नीचे कर ली। उसकी नज़र उस पर पड़ी। बेडरूम में रोशनी धीमी थी और नैना शर्मा के साफ और सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे एक तरह की शांत और सुकून भरी सुंदरता आ रही थी। आर्यन सिंघानिया उसे घूर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी हैरान थीं। ईशा को उसे इतनी गंभीरता और ध्यान से देखे हुए कितना समय हो गया था। 3 साल पहले उसने ये शब्द कहे थे और बेरहमी से उसकी भावनाओं को कुचला था। तब से उसने इस प्यार को अपने दिल की गहराइयों में दबा लिया था। उसने सोचा कि वह समय के साथ भूल जाएगा और समय के साथ ठीक हो जाएगा। एक दिन वह नैना शर्मा को पूरी तरह से भूल जाएगा और उस औरत को भी भूल जाएगा जिससे वह बहुत प्यार करता था लेकिन नफरत भी करता था। 3 साल बाद उसे लगा कि वह सच में उसे भूल गया है और सच में उसके साथ एक अजनबी जैसा बर्ताव कर सकता है, इसलिए वह देश लौट आया। लेकिन जैसे ही वह नैना शर्मा से दोबारा दावत में मिला, उसे पता चल गया कि परी के लिए उसका गहरा प्यार भुलाया नहीं जा सकता। भले ही वह अब भी उससे नफरत करता था, लेकिन उसके दिल का जख्म अब भी कभी कभी दुखता था। वह उसके और करीब जाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। आर्यन सिंघानिया धीरे से नीचे बैठा और उसने धीरे से नैना शर्मा के चेहरे को सहलाया। उसकी हरकतें बहुत हल्की, बहुत कोमल थीं, जिसमें कभी न खत्म होने वाली पुरानी यादें थीं। यहाँ तक कि उसकी भौहें भी अनजाने में कोमलता से रंग गई थीं। नैना शर्मा को कुछ महसूस हुआ। अनजाने में उसका चेहरा आर्यन सिंघानिया की हथेली से रगड़ा, फिर उसके होठों के कोने थोड़े मुड़ गए। वह आर्यन सिंघानिया की हथेली पर टिक गई और फिर से सो गई। जैसे ही नैना शर्मा झुकी, आर्यन सिंघानिया को लगा कि उसकी हथेली से लेकर दिल तक कट फैल गया है। वह अचानक चौंक गया और उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। भले ही नैना शर्मा का एक्शन अनजाने में हुआ हो, भले ही नैना शर्मा के एक्शन का कोई मतलब न हो, आर्यन सिंघानिया का दिल फिर भी बुरी तरह कांप रहा था। एक गर्म कर्ट ऊपर उठा और उसके शरीर से बह गया, लगभग उसे डुबोने वाला था। उसने सोचा, बस रहने दो। किसी भी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए जीवन को कठिन बनाना संभव नहीं था जिसे वह सचमुच प्यार करता था, क्योंकि आप उसे सच में मार नहीं सकते, और इसलिए भी कि जब वह दर्द में होगी तो आपको और भी ज्यादा दर्द होगा। आर्यन सिंघानिया ने हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को सीधा उठाया। वह बड़े बेड तक गया और ध्यान से उसे नीचे लिटा दिया। उसने उसे कंबल से ढक दिया और फिर झुककर उसके पतले होंठों से धीरे से उसके माथे को चूमा। नैना, शुभ रात्रि। आर्यन सिंघानिया ने अपना शरीर सीधा किया। खिड़की के बाहर से अचानक हवा आई, जिससे टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर गिर गए। अध्याय 85 तुम मुझे क्या समझते हो? 5 कागज का एक टुकड़ा आर्यन सिंघानिया के पैरों पर गिरा।
वह नीचे झुका और उसे उठा लिया। उसकी गहरी आंखें अनजाने में उस पर लिखे शब्दों को देख रही थीं, शर्मा परिवार की मौजूदा स्थिति और भविष्य के विकास का एक एनालिसिस। पता चला कि वह सिर्फ ये रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ रातें जागती रही थी। आर्यन सिंघानिया पास आए और ज़मीन पर पड़े कागज़ के टुकड़े उठाए। फिर उन्होंने आराम से कुछ पन्ने पलटे और उनकी आंखें चमक उठीं। जब नैना शर्मा यूनिवर्सिटी में थी तो उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी, लेकिन असल में उन्हें यह सब्जेक्ट पसंद नहीं था। शर्मा परिवार में कोई बेटा न होने की वजह से उन्हें यह भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बदकिस्मती से इस एरिया में उसका ज़्यादा टैलेंट नहीं था। हालांकि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन उसके ग्रेड एवरेज से ऊपर ही थे और वह बेस्ट नहीं बन पाए। इस वजह से वह हमेशा आहें भरती और उससे शिकायत करती थी, तुम ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते फिर भी तुम्हारे ग्रेड इतने अच्छे क्यों हैं? ये बहुत गलत है। आप एग्जाम से पहले बिना पढ़े A+ कैसे ला सकते हैं? आर्यन सिंघानिया, चलो आगे काम बांट लेते हैं। तुम परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने के इंचार्ज होगे और मैं फूल जैसा सुंदर दिखने के इंचार्ज होऊंगा। ये बहुत बढ़िया है ना? उस समय उसने नैना शर्मा को खुशी से खुद से बात करते हुए देखा। उसने बस ठंडेपन से जवाब दिया, नैना शर्मा, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नैना शर्मा की बड़ी खूबसूरत आंखें खुली हुई थीं, जो तेज रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपनी छोटी सी ठुड्डी ऊपर उठाई, कॉन्फिडेंट और गर्व से। तुम, आर्यन सिंघानिया, मैं बहुत सुंदर, खूबसूरत, उदार, इज्जतदार और एलिगेंट हूँ। तुम्हें मेरे जैसी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? वह नैना शर्मा की खुद की तारीफ से खुश हुआ और हंस पड़ा। उसने अपनी ठुड्डी पकड़ी, उसकी काली आंखें उसे घूर रही थीं, उसके पतले होंठ थोड़े खुले हुए थे और बिना किसी तमीज़ के कहा, नैना शर्मा, क्या तुम और भी बेशर्म होने की हिम्मत करती हो? नैना शर्मा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह सीधे पास आए और बोली, तुम और भी बेशर्म क्यों हो गए हो? क्या ऐसा है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह अपने पंजों के बल खड़ी हुई और बिजली की तेजी से उसके होठों पर किस कर दिया। और फिर शालू का पहला किस छीन लिया गया। फिर रात में वह अपने सिर के पीछे हाथ रखकर बिस्तर पर लेट गया और सफ़ेद छत को देखने लगा। उसने नैना शर्मा की कही बात के बारे में सोचा और अपने पहले किस के बारे में सोचा जो उससे छीन लिया गया था। वह अपनी उंगलियों से अपने होठों को छूने से खुद को रोक नहीं पाया और अचानक उसे लगा कि नैना शर्मा का आइडिया काफ़ी अच्छा था। भविष्य में परिवार के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उसी की होगी और सुंदर रहने की जिम्मेदारी उसी की होगी। वह कंपनी का इंचार्ज था और उसे सिर्फ उसका ध्यान रखना था। लेकिन आखिर में उनके साथ जो हुआ वह एक मज़ेदार मजाक निकला। आर्यन सिंघानिया धीरे धीरे अपनी यादों से जागा। अपने हाथों में अच्छी तरह से लिखी रिपोर्ट को देखकर उसकी आंखों में दिल का दर्द झलक उठा। पिछले साल वह ज़रूर थक गई होगी। कभी गर्व करने वाली नैना शर्मा ने शर्मा परिवार के लिए लगभग सब कुछ छोड़ दिया था। उसने खुद को बहुत सी ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर किया जो उसे पसंद नहीं थीं और जो वह करना नहीं चाहती थी। आर्यन सिंघानिया उसके हाथों में रखी रिपोर्ट को घूरते रहे। काफ़ी देर बाद वह उठे और स्टडी रूम में चले गए। उन्होंने रिपोर्ट की एक कॉपी बनाई और उसे फैक्स कर दिया। योजक चिन्ह। नैना शर्मा जब उठी तो उन्होंने पाया कि वह बिस्तर पर सो रही हैं। वह एक पल के लिए हैरान रह गईं और उनकी आंखों में शक की एक झलक दिखाई दी। क्या वह कल रात सोफे पर नहीं सोई थी? वह बिस्तर पर क्यों सो रही थी? क्या कोई ईशा को बिस्तर तक ले गया था? नैना शर्मा ने अनजाने में बिस्तर के दूसरी तरफ देखा। अध्याय 86। तुम मुझे क्या समझते हो? 6। दूसरी तरफ खाली था और वहाँ कोई नहीं था। हालांकि बेडशीट थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और ऐसे निशान थे कि कोई उन पर सोया था। आर्यन सिंघानिया कल रात वापस आया था, तो क्या वह रिया को सुलाने के लिए बिस्तर पर ले गया था? नैना शर्मा का दिल जोरों से धड़कने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि आर्यन सिंघानिया उसे सुलाने के लिए बिस्तर पर क्यों ले गया, लेकिन उसके दिल में एक मिठासी महसूस हुई। उसका शरीर उस तरफ लुढ़क गया जहां आर्यन सिंघानिया सो रहा था और उसने अपना सिर तकिए में छिपा लिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस अभी भी तकिए पर थी। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मज़े करने लगी। बेडरूम का दरवाज़ा अचानक खुला और आर्यन सिंघानिया लंबे पैरों के साथ अंदर आया। एक पल में नैना शर्मा का पूरा दिमाग खाली हो गया। आर्यन सिंघानिया अभी तक क्यों नहीं गए? लेकिन वह क्या कर रही थी? वह नशे में उसके तकिए को गले लगा रही थी। अगर वह उसे देख लेता तो क्या वह उस पर हंस हंस कर लोटपोट नहीं हो जाता? नैना शर्मा का पूरा शरीर अचानक कांप उठा और उन्होंने तुरंत तकिया फेंक दिया। फिर वह बिस्तर से कूद गईं और कुछ बार लड़खड़ाईं, फिर मुश्किल से खड़ी हो पाईं। आर्यन सिंघानिया उसकी अचानक हरकत से चौंक गया। वह वहीं रुक गया और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। नैना शर्मा ने अपराधबोध से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज़ मच्छर की तरह धीमी थी और उसने एक वाक्य कहा, सुबह सुबह परी। आर्यन सिंघानिया ने अभी नैना शर्मा को नहीं देखा कि वह क्या कर रही थी, इसलिए वह इस समय उसकी घबराहट को समझ नहीं पाए।
हालांकि जब से उनकी शादी हुई थी वह हमेशा नैना के सामने बहुत सावधान रहती थी, जैसे उसे कुछ गलत करने का डर हो। ये पहली बार था जब वह उसके सामने इतनी जल्दबाजी में थी। ये पहले जैसा ही था। आर्यन सिंघानिया ने उसे देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके होंठों के कोने भी थोड़े मुड़ गए। उसने अपना मुंह भी खोला और जवाब दिया, सुबह। जब आर्यन सिंघानिया की आवाज़ नैना शर्मा के कानों तक पहुंची तो उन्हें लगा कि उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। आर्यन सिंघानिया ने सच में हैरान होकर उन्हें जवाब दिया। उसने हैरानी से अपनी आंखें उठाईं और सामने खड़े आदमी को देखा। उसे उसके होठों पर मुस्कान दिख रही थी। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उसे न केवल कानों में समस्या थी बल्कि अब उसकी आंखों में भी समस्या हो गई है। आर्यन सिंघानिया उसके कमरे में वापस चला गया क्योंकि वह एक डॉक्यूमेंट पीछे छोड़ गई थी। वह सोफे पर गया और डॉक्यूमेंट ले लिया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि नैना शर्मा अभी भी उसी जगह पर हैरान खड़ी थी। उसकी आंखें हैरान थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़रें झुक गईं। नैना शर्मा की हालत ठीक नहीं लग रही थी। क्या वह बीमार हो सकती है? जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने इसके बारे में सोचा वह अनजाने में उसकी ओर चल पड़ी। आर्यन सिंघानिया की मुस्कान से नैना शर्मा का चेहरा लाल हो गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हैरान थी। अचानक आर्यन सिंघानिया और करीब आ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे उसे डर हो कि वह उसे देख लेगा। उसकी आंखें कुछ बार झपकीं और वह जल्दी से हकलाते हुए बोली, मैं जाकर नहा लेती हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नैना शर्मा की शक्ल आर्यन सिंघानिया के सामने से गायब हो गई। आर्यन सिंघानिया के कदम वहीं रुक गए, उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं और उसके दिल में हार का भारी एहसास तैरने लगा। हालांकि वह उसके करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी शायद उसे उसके करीब आना पसंद नहीं था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा बाथरूम में छिप गईं और बाहर से धीरे धीरे दूर जाते कदमों की आवाज़ सुनने लगीं। फिर उन्होंने अपने दिल को सहलाया और अपनी तेज चलती सांसों को शांत किया। मैं फिर से खोजे जाने के बहुत करीब था। पहले वह इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि वह आर्यन सिंघानिया को पसंद करती है। लेकिन ये जानने के बाद वह बस अपनी फीलिंग्स छिपा सकती थी और किसी को नहीं बता सकती थी। खुद को बचाने के लिए वह बस यही कर सकती थी। अगर वह ये भी हार जाती तो वह सचमुच एक मजाक बन जाती। अध्याय 87 तुम मुझे क्या समझते हो 7। जब आर्यन सिंघानिया कंपनी में वापस आए तो असिस्टेंट विक्रम ने शर्मा परिवार के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान को, जिसे उन्होंने रातों रात तैयार किया था, ऑफिस टेबल पर पहले ही रख दिया था। आर्यन सिंघानिया ने प्लान उठाया और उसे थोड़ी देर देखा, फिर पेन निकालकर फाइनल कंफर्मेशन पर उनके नाम पर साइन कर दिया। असिस्टेंट विक्रम साइड से देख रही थी और चुपके से जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके बिग बॉस उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, लेकिन एक बार प्यार हो जाने पर वह उन्हें अपना दिल दे बैठते थे। बिना पलक झपकाए इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के बाद इस बार शर्मा एंटरप्राइज पूरी तरह से बदल सकता है। नहीं, ये कहना चाहिए कि शर्मा एंटरप्राइज का गोल्डन एज आने वाला था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने आज कई बैंकर्स से अपॉइंटमेंट लिया ताकि वे शर्मा परिवार को उनके सामने प्रमोट कर सके। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनके बैंक से लोन मिल जाएगा। इंडस्ट्री में हर कोई शर्मा कॉर्पोरेशन की अभी की हालत को लेकर बहुत साफ था। हालांकि शर्मा कॉर्पोरेशन की हालत पिछले 1-2 महीनों में बेहतर हुई थी, लेकिन उम्मीदें अभी भी उम्मीद के मुताबिक ही थीं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि भविष्य में कोई हादसा नहीं होगा, इसलिए हर कोई इंतजार करने की सोच रहा था और नैना शर्मा को विनम्रता से मना कर दिया। नैना शर्मा एक दिन तक बिना किसी फायदे के इधर उधर भागती रहीं और उनका मूड बहुत ज़्यादा उदास था। अगर वह बैंक से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाती तो उसके पास आर्यन सिंघानिया के साथ डील करने का ही एक रास्ता बचता था। नैना ऐसी आखिरी चीज़ थी जिसका वह सामना करना चाहती थी। वह एक बार के पास से गुजरी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कार रोकी और अंदर चली गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब वह विला में वापस आती तो उसे नकली मास्क लगाना पड़ता और आर्यन सिंघानिया का ध्यान से सामना करना पड़ता। वह अपनी असली भावनाएं बिल्कुल नहीं दिखा सकती थी। वह बहुत समय से इसे दबा रही थी। आज उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बस इस 1 घंटे में उसे मज़े करने दो, एक कप पीने दो और असली नैना शर्मा बनने दो, वो नैना शर्मा जिसे खुद को दबाने और ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वह घर जाकर शर्मा परिवार की नैना शर्मा बन जाएगी। नैना शर्मा ने पहले सोचा था कि वह सिर्फ एक गिलास पेंगी और फिर पीकर वापस चली जाएंगी, लेकिन एक गिलास पीने के बाद वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाईं और दूसरा गिलास पी गईं। उसके बाद उन्होंने तीसरा गिलास पिया, चौथा गिलास पिया और इसी तरह वह एक के बाद एक गिलास पी गईं। जब तक उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तब तक वह भूल चुकी थी कि उसने कितने गिलास पी लिए थे। उसके सामने रखे गिलास लगभग खाली हो चुके थे। वह अब भी पीना चाहती थी, लेकिन वह और नहीं पी सकती थी। समय खत्म हो गया था। उसे विला लौटना था, शर्मा परिवार की आज्ञाकारी नैना शर्मा बनना था
आर्यन सिंघानिया की अच्छी सेवा करनी थी और आर्यन सिंघानिया को अच्छे से मनाना था। नैना शर्मा की आंखों में नशा था। वह बार काउंटर के सहारे खड़ी हुई, बैग से अपना वॉलेट निकाला, अंदर से पैसों का बंडल उठाया, बार काउंटर पर रखा और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। शराब धीरे धीरे चढ़ती गई। नैना शर्मा का सिर धीरे धीरे चकराने लगा और वह और भी लड़खड़ाकर चलने लगी। चलते चलते अचानक उसकी टक्कर एक ऐसे आदमी से हो गई जो सामने से आ रहा था। वह मजबूती से खड़ी नहीं हो पाए और एक तरफ गिर गई। नैना शर्मा डर के मारे चिल्लाए। जब उसे लगा कि वह जोर से गिरने वाली है तो अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे गिरने से रोक लिया। फिर उसे उस हाथ की बाहों में ले लिया गया। ये गले लगना, ये बहुत जाना पहचाना है, ईशा। नैना शर्मा ने अनजाने में अपना सिर उठाया और सामने वाले आदमी को देखा। लेकिन होटल की लाइट बहुत धीमी थी और उसे उस आदमी का चेहरा हल्का सा ही दिख रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और साफ देखना चाहती थी, लेकिन वह बहुत नशे में थी। आखिर में वह उस आदमी की बाहों में झुक गई। उसकी नज़र काली हो गई और वह बेहोश हो गई। अध्याय 88 तुम मुझे क्या समझते हो 8। यश गोयल ने अपनी बाहों में उस औरत को देखा और उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। फिर वह चाहत से भर गया, इतना कि जिस हाथ से उसने उसके शरीर को पकड़ा था वह थोड़ा कांप रहा था। उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। उस दिन उसने अपनी सगाई कैंसिल करने का प्रपोजल दिया था और उससे कहा था कि वह उससे कभी प्यार नहीं करती थी और उसने सिर्फ शर्मा कॉर्पोरेशन के लिए उसका प्रपोजल माना था। उसके जाने के बाद वह इतने दर्द में था कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। जब वह आखिरकार उठा तो कई दिन बीत चुके थे। उसके माता पिता ने देखा कि वह बहुत दुखी और दर्द में है, इसलिए उन्होंने उसके लिए विदेश जाकर आराम करने के लिए प्लेन का टिकट बुक कर दिया। विदेश जाने के बाद उसे लगा कि वह नैना शर्मा को भूल जाएगा, लेकिन विदेश में रहने के दौरान वह उसे भूल नहीं पाया। इसके बजाय उसका चेहरा और साफ होता गया और वह और ज़्यादा हिचकिचाने लगा। वह अब भी उस लड़की को जाने नहीं देना चाहता था जिससे वह प्यार करता था। वह उसे ढूंढना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि भले ही वह उससे प्यार न करती हो और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह उससे प्यार करता है ये काफ़ी है। इसलिए वह भारत लौट आया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विदेश में रहते हुए इतनी सारी चीज़ें होंगी। इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाता सब कुछ बदल गया था। नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया की शादी हो गई। एक वह औरत थी जिससे वह प्यार करता था और दूसरी उसकी इज्जतदार कजिन थी। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह थी कि उसने ही उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया था। उसके माता पिता सभी नैना शर्मा की बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने उसे गलत समझा था। शुरू में उन्हें लगा था कि नैना शर्मा एक अच्छी लड़की है, लेकिन आखिर में वह दूसरी औरतों से अलग नहीं थी। जब उसने कोई ऊंची डाल देखी तो वह उस पर चढ़ गई। कोई हैरानी नहीं कि वह उससे सगाई कैंसिल करना चाहती थी। बाद में पता चला कि वह किसी बेहतर दाल से जुड़ गई। हालांकि ये बातें उसके सामने थीं, फिर भी वह यह मानने को तैयार नहीं था कि जिस औरत से वह प्यार करता है वह ऐसी इंसान होगी। उसे लगा कि उसे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और वह उसे ढूंढकर पूछना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसे किसी भी कीमत पर नैना शर्मा के पास नहीं जाने दिया, ताकि यह तमाशा बड़ा न हो जाए और सब लोग मजाक देखने न आ जाएं। और तो और नैना शर्मा की शादी पहले ही आर्यन सिंघानिया से हो चुकी थी। जो हो गया सो हो गया। वह पहले ही उसकी कजिन इन लॉ बन चुकी थी। उनके बीच चाहे जो भी हुआ हो उसे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह नैना शर्मा को चोट पहुंचाने से डरता था। आखिर उसका और नैना शर्मा का पहले भी रिश्ता था। अगर वह दोबारा उसके संपर्क में आया तो वह उसके लिए सिर्फ मुसीबत खड़ी करेगा। इसलिए वह बस इसे सहन कर सकता था, इसे सहन कर सकता था और उसकी तलाश नहीं कर सकता था, इसे सहन कर सकता था और उस पर ध्यान नहीं दे सकता था। लेकिन उन्हें कभी कभी यह खबर सुनने को मिलती थी कि सिंघानिया परिवार ने शर्मा परिवार में इन्वेस्ट किया है और शर्मा परिवार अच्छा कर रहा है। उन्होंने क्वीन श्रुति बजाज को अपना स्पोक्सपर्सन भी साइन कर लिया था और उनका भविष्य अच्छा था। वह उसे छोड़कर एक बेहतर जिंदगी जी रही थी। चाहे वह कितना भी राजी न हो, वह सिर्फ सच्चाई का सामना कर सकता था। पहले तो उसे लगा कि उसके और नैना शर्मा के बीच अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन वह फिर से उसकी बाहों में आ गई। यश गोयल ने नैना शर्मा को कसकर गले लगाने की इच्छा को दबाते हुए धीरे से उसके गाल पर थपथपाया। नैना, नैना, उठो, नैना। नैना शर्मा ने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे वह नशे में हो और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यश गोयल उसे सीधा उठाकर बार से बाहर निकल सके। योजक चिन्ह। सूरज की रोशनी फर्श से छत तक की खिड़की से होकर कमरे में एक एंगल से रिफ्लेक्ट हुई। रोशनी की कुछ किरणें नैना शर्मा की पलकों पर पड़ीं। उनकी लंबी और भुंधराले पलकें थोड़ी कांपीं और धीरे धीरे खुल गईं। नैना शर्मा अपने सामने के अनजान माहौल को हैरानी से देख रही थी, उनका दिमाग खाली था। अध्याय 89 तुम मुझे क्या समझते हो 9। ये कौन सी जगह थी?
वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या उसे बार में नहीं होना चाहिए था? नहीं, रुको, क्या वह विला में वापस नहीं गई? क्यों? नैना शर्मा को अभी तक याद नहीं था कि कब उनके सिर में ऐसा लगा जैसे अनगिनत सुइयां बेरहमी से चुभ रही हों। उन्हें इतनी बेचैनी हो रही थी कि उन्होंने भौहें चढ़ाईं और खुद को खर्राटे भरने से रोक नहीं पाईं। दरवाज़ा अचानक खुला और कदमों की आवाज़ आई। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। नैना, तुम ठीक हो? आवाज़ हमेशा की तरह धीमी थी, चिंता और चिंता से भरी हुई। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और उस व्यक्ति को देखा जो आया था। उनकी काली पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यश काव्य, तुम यहाँ क्यों हो? यश गोयल की काली आंखें उस पर टिकी थीं। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, कल रात तुम जिससे टकराई थी वह मैं था। मार। नैना शर्मा की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अचानक उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें कौंध गईं। कल रात बार में जब वह जा रही थी तो ऐसा लगा कि वह किसी से टकरा गई। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में यश गोयल से टकरा जाएगी। जब से उसने यश गोयल से सगाई तोड़ी थी वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। ऐसे हालात में सोचना भी मुश्किल था कि वे फिर मिलेंगे। इसके अलावा उसकी पहचान भी बहुत अजीब थी। नैना शर्मा की आंखें अनजाने में झपक गईं। करीब 1 दर्जन सेकंड की चुप्पी के बाद उन्हें अपनी आवाज़ मिल गई। क्या इत्तेफाक था? उसने अपने सूखे होठों को चाटा और आगे कहा, तो फिर ये जगह क्या है? यह एक होटल है, यश गोयल ने जवाब दिया। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें घर भेजना चाहता था लेकिन तुम नहीं चाहते थे और मुझसे मना भी किया, इसलिए मेरे पास तुम्हें होटल भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। नैना शर्मा के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और अनजाने में उनके हाथों ने रजाई पकड़ ली। क्या मैंने कहा था कि मैं घर नहीं जाना चाहती? यश गोयल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ। नैना शर्मा मन ही मन चिल्लाई, ओह नो! वह कल रात नशे में थी। उसे याद नहीं कि उसने क्या कहा था। जैसा कि कहा जाता है, शराबी सच बोलता है। वह बाकी सारे राज तो नहीं बता सकती थी, है ना? नैना शर्मा का दिल कांप उठा। उसने जोर से अपनी लार निगल ली और उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। फिर मैंने कुछ और कहा क्या? यश गोयल ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी से नैना शर्मा और भी कंफ्यूज हो गईं। अगर उसने सच में यश गोयल से कुछ कहा है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर यश गोयल को उसके मन की बात पता चल जाए और उसने आर्यन सिंघानिया को बता दिया हो? नैना शर्मा जितना इस बारे में सोचती वह उतनी ही बेचैन और परेशान होती जाती। करीब 10 सेकंड बाद यश गोयल ने आखिरकार कहा, नहीं, आपने कुछ और नहीं कहा। नैना शर्मा का दिल जो गले में अटका हुआ था धीरे धीरे नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से उसने कुछ नहीं कहा, परी। उसकी राहत की सांस साफ दिख रही थी। यश गोयल खुद को रोक नहीं पाए और धीमी आवाज़ में बोले, नैना, तुम जो कहने वाली हो उसे लेकर बहुत परेशान हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम कहोगी कि तुम खुश नहीं हो और इस बात से दुखी हो कि तुमने मेरे भाई से शादी की? इतने समय तक उसे लगा कि वह ठीक है। आखिर नैना का भाई उसे उससे ज़्यादा दे सकता था। इससे भी ज़रूरी बात यह थी कि वह ऐसी नहीं थी जो चीज़ों से काम चला ले। अगर वह राज़ी नहीं होती तो वह शादी नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे वह उस समय उससे शादी नहीं करना चाहती थी, उसने अपनी मर्जी से उसके भाई से शादी की। हालांकि कल रात जब उसने ईशा को नशे में देखा तो वह खुश नहीं लग रही थी। अध्याय 90 तुम मुझे क्या समझते हो? 10 उनके और आर्यन सिंघानिया के बीच चाहे जो भी हुआ हो वह नहीं चाहती थी कि बाहर वालों को ज़्यादा पता चले, खासकर यश गोयल को। आखिर उन्होंने एक बार उनसे शादी की बात की थी और अब वह आर्यन सिंघानिया की पत्नी थी। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर लीं और अपनी आंखों में भावनाओं को काबू में किया। फिर उसने अपने होंठ मोड़े और रिलैक्स होने का नाटक किया। नहीं, मैं आर्यन के साथ ठीक हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बार में शराब पियोगे। तुम घर नहीं जाना चाहते। बहुत अच्छा, तुम्हारी कंपनी को फंड की ज़रूरत है लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। बहुत अच्छा, तुम कल रात घर नहीं लौटे और मैंने तुम्हें फ़ोन भी नहीं किया। नैना, क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? यश गोयल के सवालों की झड़ी ने नैना शर्मा को चुप करा दिया। वह एक पल के लिए हैरान रह गई और अनजाने में अपना निचला होंठ काट लिया। वह अब और यहाँ नहीं रह सकती थी। वह जितनी देर रहेगी उतनी ही ज़्यादा एक्सपोज होगी। उसे कल शराब नहीं पीनी चाहिए थी। वह हमेशा शराब पीती थी और चीज़ें बिगाड़ती थी लेकिन उसने कभी सबक नहीं सीखा था। यश, कल के लिए धन्यवाद। मैं अब घर जा रहा हूँ। इतना कहकर नैना शर्मा जल्दी से बिस्तर से उठी, अपने कपड़े और बाल थोड़े ठीक किए और यश गोयल के बोलने का इंतज़ार किए बिना सीधे अपने पैर उठाए और दरवाजे की तरफ चल दी। यश गोयल ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर उसने अपने दिल की घबराहट को दबाया, मुड़ा और पीछा किया। वह नैना शर्मा के पीछे भागा और धीरे से बोला, मैं तुम्हें भेजूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। नैना शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया।
यश गोयल एक सेकंड के लिए चुप हो गए। चिंता मत करो, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। यश, मैं सचमुच नहीं चाहती। नैना शर्मा फिर भी मना करना चाहती थी, लेकिन यश गोयल ने टॉपिक बदल दिया। मैं आपको इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताना है। नैना शर्मा के शब्द रुक गए और उन्होंने हैरानी से यश गोयल की ओर देखा। यश गोयल के होंठ फड़क उठे और वह बेबस होकर मुस्कुराए। अगर आप प्राइवेट मामलों पर बात नहीं करना चाहते तो क्या आप बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकते? नैना शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाई, अपने होंठों को हल्के से भींचा और अपना मुंह खोला। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? दोनों ने एक कॉफ़ी शॉप ढूंढी और बैठ गए। यश गोयल ने आदतन नैना शर्मा को बाद में उनका पसंदीदा कैबिनो ऑर्डर करने में मदद की और उनके स्वाद के हिसाब से 1.5 पैकेट चीनी मिला दी। इसे हिलाने के बाद उन्होंने इसे उनके सामने रख दिया। नैना शर्मा ने अपने सामने रखे कॉफ़ी के कप को देखा और उनका दिल थोड़ा भारी हो गया। उन्होंने कॉफ़ी नहीं पी, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ गईं। मैं बाद में कंपनी वापस जाऊंगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। यश गोयल की ब्लैक आंखें नैना शर्मा पर टिक गईं और उन्होंने कहा, मैंने कल रात आपकी रिपोर्ट पढ़ ली है। मैं आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट की संभावनाओं को लेकर बहुत आशावादी हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सहयोग कर सकते हैं। नैना शर्मा को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि वह क्या कहेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी साफ साफ कहेगा कि वह एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। ये काफ़ी बड़ी रकम थी। इसके अलावा, हालांकि उसने कहा कि वे सहयोग कर रहे हैं, वह असल में उसकी मदद करना चाहता था, है ना? तुम यश को चिढ़ा रहे हो। मजाक बंद करो। पहले, गोयल परिवार शर्मा परिवार में इन्वेस्ट करने को तैयार था क्योंकि वह उससे शादी करने वाली थी, इसलिए गोयल परिवार मुश्किलों से निकलने में उसकी मदद करने को तैयार था। लेकिन अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी मदद के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे ले सकती थी? यश गोयल को पता था कि वह क्या सोच रही है और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। नैना, ज़्यादा मत सोचो। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतने पैसे नहीं निकालूंगा। मैं बस तुम्हारे प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अध्याय 91। तुम मुझे क्या समझते हो? 11। यश काव्य। नैना, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी रहा हो, तुम्हारी शादी पहले ही मेरे भाई से हो चुकी है। तुम नैना हो मेरी भाभी। तुम्हारे और मेरे बीच ये नामुमकिन है ईशा, इसलिए मैं किसी पर्सनल फीलिंग्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बिजनेस में। यश गोयल ने नैना शर्मा की बात बीच में ही काट दी और एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने चिढ़ाने और जांचने वाले अंदाज में कहा, जब तक कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स न हो, ईशा। नैना शर्मा की खूबसूरत भौहें अचानक सिकुड़ गईं और वह चिढ़ गई। यश, यह मजाक मज़ेदार नहीं है। यश गोयल के बारे में उसकी अच्छी सोच थी और उसने सच में सोचा था कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह उससे प्यार करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन जिस पल उसने उससे ब्रेकअप करने का प्रपोजल रखा, वह अपनी फीलिंग्स को पहले ही सुलझा चुकी थी। उसके बाद उसने आर्यन सिंघानिया से शादी कर ली, इसलिए उसके लिए यश गोयल के लिए कोई फीलिंग्स रखना और भी नामुमकिन हो गया। हालांकि नैना शर्मा का रिएक्शन यश गोयल की उम्मीद के मुताबिक था, फिर भी उनके दिल में कुछ चुभ रहा था और बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि यह उनके चेहरे पर साफ नहीं था। उनके होठों के कोने पर अभी भी एक शरारती मुस्कान थी। जब हमारे बीच कुछ नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है ना? इसके अलावा नैना, क्या तुम्हें अब इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है? मैं तुम में इन्वेस्ट करूंगा और तुम मुझे पैसे कमाने में मदद करोगी। ये विन विन सिचुएशन है। इसमें गलत क्या है? उन्हें मानना पड़ा कि यश गोयल की बातों से नैना शर्मा का पक्का इरादा थोड़ा डगमगा गया था। सच में उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इन्वेस्टमेंट के बिना कंपनी खुद को संभाल नहीं पाती। इससे भी ज़रूरी बात यह थी कि वह आर्यन सिंघानिया से और भीख नहीं मांगना चाहती थी। जितना वह उससे प्यार करती थी, उतना ही वह उसका मजाक और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी। और यश ने जो कहा वह सही था, उनके बीच का मामला पहले ही खत्म हो चुका था, वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। वे अब बिजनेस और सहयोग पर गंभीरता से बात कर रहे थे, जिसमें पर्सनल फीलिंग्स शामिल नहीं थीं। क्या अगर वह किसी और से या यश से बात करती तो भी ऐसा ही नहीं होता? नैना शर्मा जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती, उनका दिल उतना ही डगमगाता। हालांकि उन्होंने अभी भी थोड़ा होश बनाए रखा और तुरंत राजी नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, यश, मुझे इस बारे में सोचने दो। ठीक है, ज़रूर, इसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूंगा। इतना कहने के बाद यश गोयल ने कहा, नैना, मैं सच में आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने फिर भी यश गोयल के घर भेजने के ऑफर को प्यार से मना कर दिया। उसने एक टैक्सी ली और पहले सीधे कंपनी लौटने का सोचा था, लेकिन उसे सूंघकर लगा कि उससे शराब की बदबू आ रही है। इस तरह कंपनी लौटना ठीक नहीं था। उसने सोचा और फिर टैक्सी ड्राइवर से कहा, रॉयल सिटी जाओ।
इस समय आर्यन सिंघानिया को विला में नहीं होना चाहिए। वह वापस जाकर नहा सकती है, कपड़े बदल सकती है और कंपनी जा सकती है। कार विला के एंट्रेंस पर पहुंची। नैना शर्मा ने किराया दिया, कार से उतरी और कुछ देर विला के एंट्रेंस पर खड़ी रहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गईं। नैना शर्मा अपने जूते बदलने ही वाली थी कि अचानक उन्होंने आर्यन सिंघानिया के लंबे और सीधे शरीर को बड़ी सी फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा देखा। नैना शर्मा का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। आर्यन सिंघानिया अभी भी रो रहा था। अगर वह उसे अपने कपड़े अस्त व्यस्त और शराब की बदबू के साथ वापस आते देखता तो वह क्या करता। नैना शर्मा ने इसके नतीजों की कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की। अपनी सांस रोककर नैना शर्मा ने धीरे से वे जूते पहने जो उसने अभी अभी उतारे थे और चुपके से निकलने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपने जूते पहने, अचानक बगल से कमला आंटी की आवाज़ आई, यंग मैडम आप वापस आ गईं। अध्याय 92 तुम मुझे क्या समझते हो 12। नैना शर्मा का पूरा शरीर एक पल के लिए वहीं जम गया और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। कमला आंटी की आवाज़ सुनकर आर्यन सिंघानिया धीरे से मुड़ा। उसकी काली आंखें उस पर पड़ीं, लेकिन नैना शर्मा की तरफ एक अनदेखा दबाव महसूस हो रहा था। नैना शर्मा का शरीर अनजाने में कांप उठा। अनजाने में उसके हाथों ने अपना बैग पकड़ लिया और उसके लाल होंठ हिलने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मीरा जोशी ने नैना शर्मा की घबराहट और डर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद से कहा, यंग मैडम आप कल रात वापस क्यों नहीं आईं? मैं आपसे बात नहीं कर पाया, और जब मैंने कंपनी को फ़ोन किया तो आपने कहा कि आप बिल्कुल वापस नहीं गईं। जब मैंने शर्मा के घर फ़ोन किया तो आपने कहा कि आप भी वापस नहीं गईं। आप कहाँ गईं? क्या आपको पता है कि यंग मास्टर बहुत परेशान हैं? नैना शर्मा, क्या आप जानती हैं कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं? कमला आंटी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आर्यन सिंघानिया की ठंडी आवाज़ अचानक गूंजी। ऐसा लगा जैसे वह तूफान लेकर कमला आंटी पर झपटा हो। आप इस जगह को क्या समझती हैं? होटल या गेस्ट हाउस? आप जब चाहें वापस आ सकती हैं और जब चाहें वापस नहीं आ सकती। मुझे माफ़ कर दो रिया। नैना शर्मा की आर्यन सिंघानिया की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने आंखें नीची की और धीमी आवाज़ में एक एक शब्द कहा, कल मैंने थोड़ी वाइन पी थी क्योंकि परी मेरी वजह से एक क्लाइंट से मिलने गई थी। मैं परी हूँ। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नैना शर्मा, अब आप सिंघानिया परिवार की युवा मैडम और मेरी पत्नी आर्यन सिंघानिया हैं। आपको सिंघानिया परिवार की इज्जत बचानी है। पहले जैसी न बने और कुछ भी शर्मनाक न करें। नैना शर्मा को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसकी बातों में शर्मनाक बात क्या थी। उसका चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया और बाकी शब्द उसके गले में अटक गए, बाहर नहीं आ पा रहे थे। आर्यन सिंघानिया अभी भी अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था। वह अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ी और 2-3 कदम चलकर नैना शर्मा के सामने आ गई। उसके शरीर पर शराब की महक से उसकी आंखें और ठंडी होती गईं। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा की कलाई पकड़ ली। बिना कुछ कहे वह ऊपर चला गया। उसके कदम तेज और जल्दबाजी में थे। नैना शर्मा उसके पीछे पीछे चलते हुए लड़खड़ा गईं और कई बार गिरने से बाल बाल बचीं। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को कमरे में खींचकर सीधे बाथरूम में गया। उसने एक हाथ से उसे कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से शॉवर हेड पकड़ लिया। उसने स्विच ऑन किया और शॉवर हेड लेकर सीधे नैना शर्मा पर डाल दिया। पानी का बहाव बहुत तेज था और उसके शरीर पर तेज दर्द के साथ पानी का बहाव हुआ। नैना शर्मा अनजाने में इससे बचना चाहती थी, लेकिन वह किसी भी तरह इससे बच नहीं सकती थी। आखिर में उसने अपनी किस्मत मान ली और वहीं खड़ी रही, पानी के बहाव को अपने शरीर पर पड़ने दिया। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के सुन्न और बेरहम रूप को फिर से देखा और उसके दिल में गुस्सा और बढ़ गया। कल वापस आने के बाद उसने उससे कहा था कि वह शर्मा ग्रुप में पूरी तरह से इन्वेस्ट करेगा और शर्मा ग्रुप को फिर से खड़ा होने देगा। उसने उससे कहा था कि अब उसे शर्मा ग्रुप के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और न ही शिकायतें झेलनी पड़ेंगी। वह उसे ये भी बताना चाहता था कि जो कुछ पहले हुआ था उसके लिए अब वह उससे नफरत नहीं करता। उसने इसे जाने देने का फैसला किया था। क्योंकि वे शादीशुदा थे इसलिए वे भविष्य में अच्छे से रहेंगे। क्योंकि वह उससे प्यार करता था इसलिए वह सबसे बड़ी रियायत देने को तैयार था। क्योंकि वह उससे प्यार करता था, भले ही वह उससे प्यार न करती हो, वह इसे स्वीकार कर लेगा। कल तो वह जल्दी घर चला गया था और लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर उसके घर आने का इंतजार करने लगा था। उस समय उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी जवानी में लौट आया हो, एक टीनेजर की तरह जिसने अभी अभी प्यार का अनुभव किया हो और जिस लड़की से वह प्यार करता था उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसके लौटने का इंतजार करने के बजाय उसे एक अजीब सा टेक्स्ट मैसेज मिला। अध्याय 93 तुम मुझे क्या समझते हो 13। मैसेज में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ 2 तस्वीरें थीं।
एक तस्वीर में नैना शर्मा और यश गोयल बार में एक दूसरे से लिपटे हुए थे और दूसरी तस्वीर में यश गोयल नैना शर्मा को कार तक ले जा रहे थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शादी के सिर्फ एक महीने बाद ही वह यश गोयल को ढूंढने के लिए वापस भागेगी। उसने शादीशुदा होने की परवाह किए बिना अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गले भी लगाया। उस समय वह उसके साथ गलत नहीं करना चाहता था और उसके लिए बहाने भी ढूंढता था। शायद वह अचानक यश गोयल से मिली थी, या शायद वह स्थिर नहीं रही और गलती से यश गोयल पर गिर गई। आखिर फोटो से तो वह थोड़ी नशे में लग रही थी, इसलिए वह अब भी उसके घर आने का इंतजार करता था। जब तक वह घर आती वह उस पर विश्वास करता। हालांकि उसने बार बार हार मान ली थी, लेकिन उसे बस यही मिला कि वह पूरी रात बाहर रही, शराब के नशे में थी और झूठ भी बोल रही थी। किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं। क्या यश गोयल उनके क्लाइंट थे? वह पूरी रात वापस नहीं आए। क्या वह पूरे समय यश गोयल के साथ थी? उन्होंने क्या किया था? वह ऐसी किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उसका मन उन भयानक और गंदी तस्वीरों को तैरने से रोक नहीं पा रहा था। उसने अचानक शावर हेड नीचे फेंक दिया, एक हाथ से नैना शर्मा को दीवार से सटाया और दूसरे हाथ से सीधे उसके कपड़े फाड़ दिए। अगर नैना शर्मा ने उन्हें निराश करने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। नैना शर्मा ने तो विरोध करना ही छोड़ दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक उसके कपड़े खींच लेगा। उसे लगा कि आर्यन सिंघानिया उसके साथ फिर से वही बर्दाश्त न होने वाली हरकतें करेगा और पैसे का इस्तेमाल करके उसे बेवजह बेइज्जत करेगा। उसका पूरा शरीर अचानक कांप उठा और उसने दोनों हाथों से आर्यन सिंघानिया के हाथ पकड़ लिए। उसने जोर से सिर हिलाया और अचानक बोल पड़ी, नहीं, मुझे अब तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसी डील नहीं करना चाहती। आर्यन सिंघानिया के हाथ अचानक रुक गए और उसकी काली आंखें उसे ठंडेपन से देखने लगी, जैसे उसकी आंखों के नीचे कोई उथल पुथल भरा अंडरकरंट हो। नैना शर्मा का दिल बुरी तरह कांप उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने शब्दों को थोड़ा संभाला, अपनी लार नीली और धीमी आवाज में कहा, मैंने कंपनी के प्रोजेक्ट्स को एक साथ डेवलप करने के लिए दूसरी कंपनियों के साथ कोऑपरेशन पर पहले ही बात कर ली है, इसलिए मैं हिचकिचा रही थी। हालांकि वह अभी यश गोयल के साथ काम करने के लिए राजी नहीं हुई थी, लेकिन अगर वह गोयल कॉर्पोरेशन के साथ काम नहीं भी करती तो भी वह दूसरे तरीकों के बारे में सोचती। चाहे कुछ भी हो, वह उसके साथ दोबारा कोई डील नहीं करेगी। नैना शर्मा के शब्द एक पल के लिए रुक गए, उनके हाथ कसकर भींच लिए और उन्होंने अपनी बाकी बातें पूरी की। तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। चलो हमारे बीच डील पक्की करते हैं और इसे यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। डील खत्म हो गई। जब आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। वह सच में जोर से हंस पड़ा। आपने पहले ही दूसरी कंपनियों के साथ कोऑपरेशन पर बात कर ली है। कौन सी कंपनी? गोयल परिवार। यश गोयल से बात करो। क्या आप उससे फिर से बात करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब जब वह आपके पास है तो आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन सिंघानिया की आंखों के नीचे का हिस्सा ठंडा था और उसका पूरा शरीर धुंध में डूबा हुआ था। जिस हाथ ने उसका कंधा पकड़ा था वह उसकी हड्डियों को कुचलना चाहता था। नैना शर्मा, तुम मुझे क्या समझती हो? जब कर सकती हो तब इस्तेमाल करोगी और जब नहीं कर सकती तब नज़रअंदाज कर दोगी। आर्यन सिंघानिया के अचानक कहे गए शब्दों और गुस्से से नैना शर्मा हैरान रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया को पता चलेगा कि वह कल रात यश गोयल के साथ थी। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसके बारे में इतना बुरा सोचेगा। अध्याय 94 तुम मुझे क्या समझते हो? 14 नैना शर्मा की ब्लैक पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में अपना सिर हिलाया और समझाने के लिए मुंह खोला, लेकिन आर्यन सिंघानिया की 5 उंगलियों ने अचानक उसकी गर्दन दबा दी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी नरक से बाहर आया हो। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और जब वह उसके कानों में बोल रहा था तो उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। बहुत अफसोस की बात है नैना शर्मा, तुमने गलत कीबोर्ड टाइप किया। यश गोयल के पास पैसे नहीं हैं। उसका सारा पैसा उसके माता पिता के पास है। तुम उसके साथ 1000 या 10,000 बार भी सो जाओ, वह तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा। लेकिन शायद मैंने गलत समझा। तुम सच में यश गोयल से प्यार करती हो। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम इसके लिए पैसे भी दे सकती हो। नैना शर्मा, तुम इतनी सस्ती कैसे हो सकती हो? बाथरूम में एक तेज़ आवाज़ गूंजी और पूरी जगह पूरी तरह शांत हो गई। नैना शर्मा ने अपने हाथ को देखा जो हवा में जम गया था और कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गईं। फिर उन्होंने कुछ किया। उन्होंने आर्यन सिंघानिया को थप्पड़ मार दिया। भले ही वह तथाकथित स्कीम सिर्फ एक एक्सीडेंट थी शर्मा परिवार और शर्मा परिवार के लिए, उसने सच में उस एक्सीडेंट के जरिए आर्यन सिंघानिया से शादी कर ली थी और आर्यन सिंघानिया के पास उससे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे हमेशा बुरा और बेचैन महसूस होता था, इसलिए उसने उसके सामने अपनी पूरी कोशिश की। उसने कोई हंगामा नहीं किया और शांत और विनम्र रही।
अपने बारे में उसकी राय बदलने के लिए उसने बहुत मेहनत की, रिपोर्ट लिखने में बहुत मेहनत की, काम करने के लिए दूसरी कंपनियां ढूंढने में बहुत मेहनत की, और उससे पैसे और फायदों के बारे में बात न करने की बहुत कोशिश की। हालांकि उसने जो कुछ भी किया था वह उसकी नज़रों में और भी ज़्यादा असहनीय होता जा रहा था। हाँ, चाहे वह कुछ भी करे, उसके बारे में उसकी राय बदलना नामुमकिन था। 3 साल पहले से ऐसा ही था। उसने खुद को बहुत ज़्यादा समझ लिया था और असल में वह वहम में थी। नैना शर्मा की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने उसे घूरा और भारी आवाज़ में बोली, आर्यन सिंघानिया, क्या ये पहला दिन है जब तुम मुझे जान रहे हो? क्या मैं वैसी इंसान नहीं हूँ? मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो दूसरों के साथ डील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? कम से कम यश मेरे साथ तुम्हारे जैसा बर्ताव तो नहीं करेगा। नैना शर्मा जानती थी कि इस समय उसकी बातें आग में घी डालने का काम कर रही थीं, लेकिन वह सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह इसे और दबा नहीं सकती थी। अगर उसने इसे बाहर नहीं निकाला तो वह पक्का पागल हो जाएगी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। अच्छी बात यह थी कि उसका पूरा शरीर गीला था और ये बताना मुश्किल था कि वे आंसू थे या पानी की बूंदें। वह इसे बिल्कुल भी छिपा नहीं सकी। उसके होंठ मुड़े और उसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। नैना शर्मा का आखिरी वाक्य एक भारी हथौड़े की तरह था जो आर्यन सिंघानिया के दिल पर लगा, जिससे उसका दिल टुकड़ों में टूट गया। वह उसके और यश गोयल के बीच के पुराने दिनों को याद किए बिना नहीं रह सका। उसने कहा कि वह यश गोयल के प्रति सच्ची थी और जब उसने उससे ब्रेकअप किया तो वह बहुत दुखी होकर रोई थी। अगर उस समय वह नहीं होते तो अब तक उनकी और यश गोयल की शादी हो चुकी होती और वे एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते, है ना? उसकी क्या खबर है? 3 साल पहले उसने ही उसे सबसे पहले उकसाया था। उसने ही उसे अपने प्यार में डाला था, लेकिन उसने बस इतना कहा कि वह उसे नहीं चाहती। उसे दूसरों की भावनाओं के साथ इतनी आसानी से खेलने का क्या हक था? उसे क्या हक था कि वह उसे हुक्म दे? आर्यन सिंघानिया का हाथ जो नैना शर्मा की गर्दन पकड़े हुए था, जोर से कांप रहा था। अगर उसने खुद को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होती तो वह सच में उसका गला घोंटकर मार डालता। उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। वह उसे ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे हड्डी में चुभने वाला बर्फ का ब्लेड हो। वह अचानक जोर से हंसा, फिर उसने उसे जोर से बाथरूम से बाहर निकाला और बड़े बिस्तर पर फेंक दिया। अध्याय 95 गतिरोध 1। बिना कुछ बताए आर्यन सिंघानिया आगे बढ़ा और दोनों हाथों से उसके लड़खड़ाते शरीर को थाम लिया। उसने मजाक उड़ाया, हाँ सही है, यश गोयल तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करेगा जैसा मैं करता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे नीचे ही लेट सकती हो। और नैना शर्मा, मैंने पहले भी कहा था, हमारे बीच ये तुमसे शुरू हुआ लेकिन मुझ पर खत्म हुआ। हमारे बीच की डील सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो सकती क्योंकि तुम इसे खत्म करना चाहती हो। जो मैं चाहता हूँ तुम उसे न चाहो, यह मुमकिन नहीं है। वरना शर्मा खानदान की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारे शर्मा खानदान को भी पूरी तरह से गायब कर सकता हूँ। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की आंखों में देखा और वे अनजाने में लाल हो गईं। वह साफ तौर पर उससे बहुत बेरहम और क्रूर शब्द कह रहा था, लेकिन उसका दिल इतना दर्द में था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और वह उससे वे कठोर शब्द नहीं कहना चाहता था, लेकिन ऐसा करके ही वह उसे रख सकता था। उससे प्यार न करने का नाटक करके ही वह इतना बेचारा और अजीब नहीं लगेगा। इस तरह धूल में मिल जाने से वह कितना निराश होगा। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वे पहले से ही काली थीं। उसके हाथ ने उसकी ठुड्डी को जोर से दबाया और फिर उसके होंठों ने जोर से उसके होंठों को दबा दिया, बेरहमी से। उस किस ने गहरी दुश्मनी के साथ नैना शर्मा को बुरी तरह से घायल कर दिया। कहने को तो यह एक किस था, लेकिन ये पूरी ताकत से काटने जैसा था। उसके दूसरे हाथ ने भी बहुत जोर लगाया और सीधे उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बिस्तर के नीचे फेंक दिया। अगले ही पल वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शरीर में घुस गया और बिना रुके बेकाबू होकर दौड़ने लगा। पिछले कुछ बार की तरह नैना शर्मा को अपने शरीर में बस एक तेज दर्द महसूस हुआ और फैलता गया। वह उसे हमेशा सिर्फ दर्द ही देता था, बिना किसी नरमी के। शायद 3 साल पहले का वह समय सिर्फ उसका वहम था। आंसू बहते रहे और उसके शरीर के नीचे की चादरें भीग गईं। नैना शर्मा का हाथ कसकर बंद था, उसके नुकीले नाखून बेरहमी से उसके शरीर में गड़ रहे थे, लेकिन उसे असल में इसका एहसास नहीं हुआ। आर्यन सिंघानिया ने उसके शरीर में जो दर्द डाला था उसकी तुलना में यह क्या था। एक बार जब यह खत्म हो गया तो आर्यन सिंघानिया एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। वह जल्दी से नैना शर्मा से उतरा और बाथरूम की ओर चला गया। नैना शर्मा ने अपने पूरे शरीर में दर्द सहा, उठकर बैठी और आर्यन सिंघानिया की पीठ पर हाथ रखकर कहा, युवा मास्टर सिंघानिया, अगर आप मेरे शरीर से खुश हैं तो पैसे देना याद रखें। नैना शर्मा जानती थी कि उसका पलटवार बहुत ही बेकार था और उसका कोई असर होना नामुमकिन था, लेकिन अगर यह सिर्फ कुछ देर के लिए उसे परेशान करने के लिए भी होता तो भी अच्छा होता, क्योंकि उसने सच में उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कराया था।
उसका दिल इतना दुख रहा था कि ईशा लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। आर्यन सिंघानिया के कदम एक सेकंड के लिए रुक गए। वह वहीं खड़ा था, उसके हाथ उसकी बगल में लटके हुए थे और वह कसकर भींचा हुआ था, जैसे वह कुछ दबाने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। नैना शर्मा बिस्तर पर वापस गिर पड़ी, आंखें खोली और खालीपन से छत को घूरने लगीं। फिर उन्होंने अपने होंठ सिकुड़े और धीरे से मुस्कुराईं। जैसे ही वह मुस्कुराईं, उनके आंसू धीरे धीरे बहने लगे। योजक चिन्ह। उस रात के बाद नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया के बीच पूरी तरह अनबन हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन सिंघानिया जानबूझकर नैना शर्मा को बेइज्जत कर रहा था। हर रात जब वह वापस आती तो बिना किसी वजह के उसके साथ ज़बरदस्ती करता, फिर उसके सामने ही किसी को पैसे भेजने के लिए कहता। अब वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं देता था, इसके बजाय यह एक बराबर डील जैसा था। अगर वह उसे खुश करती तो वह ज़्यादा देता, अगर वह उसे खुश नहीं करती तो वह कम देता। नैना शर्मा को पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे सुन्न हो गईं। कभी कभी वह फ़ोन कॉल खत्म होने के बाद जानबूझकर उन्हें देखकर मुस्कुरा भी देती थीं। आपकी दरियादिली के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर सिंघानिया। अध्याय 96 गतिरोध 2। इसके बाद आर्यन सिंघानिया का चेहरा बहुत खराब हो जाता और वह दरवाज़ा बंद करके चला जाता। नैना शर्मा बड़े बिस्तर पर दुबकी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर निशान थे, वह बेशर्मी से आंसू बहा रही थी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने यश गोयल से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया और उनके कोऑपरेट करने के प्रपोजल को बड़ी चालाकी से मना कर दिया। यश गोयल इस नतीजे से ज़्यादा हैरान नहीं दिखे, लेकिन वे फिर भी थोड़े उदास थे। उन्होंने अपने इमोशंस छिपाने की पूरी कोशिश की और रिलैक्स होने का नाटक करते हुए कहा, अगर आपने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया तो आपकी कंपनी का क्या होगा? क्या आप सच में बैंकरप्ट होने की तैयारी कर रहे हैं? नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर लीं और अनजाने में उनका हाथ उनके सामने रखी कॉफ़ी को हिलाने लगा। उन्होंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, उसने मेरी मदद की। जाहिर है यश गोयल को पता था कि वह कौन है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने नैना शर्मा के साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था। पहली बात तो ये कि यह बिजनेस के लिहाज से था, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह थी कि वे हार नहीं मान सकते थे। अगर नैना शर्मा अब खुशहाल जिंदगी जी रही होती तो जाहिर है कि उसके मन में कोई और ख्याल नहीं आता और वह उसके लिए अच्छा चाहता। लेकिन उस रात नैना शर्मा ने अपना दुख नहीं छिपाया और वह अपनी उम्मीद फिर से जगाने से खुद को रोक नहीं सका। नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया ने अचानक इस तरह की खबर सामने ला दी। सबको लगा कि वे दोनों बहुत समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जहां तक उसे पता था वे कुछ समय पहले ही मिले थे। अगर वह अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहता तो यह बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए उनकी शादी असल में क्वान शून की इज्जत बचाने के लिए की गई शादी थी, जो परिवार के खिलाफ था। उस मामले में आर्यन सिंघानिया शायद नैना शर्मा से शादी करने के लिए तैयार न हो और नैना शर्मा भी शायद वैसा तैयार न हो जैसा उसने सोचा था, लेकिन किसी और वजह से। शायद ये शर्मा परिवार के लिए, रखेल शर्मा के लिए था, ठीक उसी वजह से जैसे उसने उसे पहली बार चुना था। अगर ऐसा होता तो वह इसके लिए लड़ता। जब तक नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया के बीच प्यार नहीं था, वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं था। यश गोयल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और नैना शर्मा की तरफ देखा। उनके पतले होंठ थोड़े खुले और उन्होंने धीरे धीरे एक एक शब्द कहा, नैना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने उस समय मेरे भाई से शादी करने का फैसला क्यों किया? नैना शर्मा की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ये सवाल पूछेंगे, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। उन्होंने अपने होठों के कोने मोड़े और मुस्कुरा दीं। फिर जैसे उन्होंने यश गोयल की बातें सुनी ही न हो, उन्होंने धीरे से कहा, यश, मुझे अभी कुछ और काम भी करने हैं, इसलिए मैं पहले चलती हूँ। जब भी वह आर्यन सिंघानिया के साथ अपने रिश्ते का जिक्र करता, नैना शर्मा जानबूझकर टाल देती। यश गोयल की उम्मीद और बढ़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा की कलाई पकड़ ली और पूछता रहा, नैना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। अगर तुम सिर्फ मैडम शर्मा की वजह से मेरे भाई से शादी कर लो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कम से कम मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, काव्या। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा और तुम्हें खुशी दूंगा। नैना शर्मा ने यश गोयल के बोलने का इंतजार नहीं किया। बिना किसी वजह के उनका हाथ पहले ही छूट चुका था। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था और उनकी आवाज़ में थोड़ी डांट और चेतावनी भी थी। यश, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में ऐसे शब्द दोबारा नहीं कहेंगे। लेकिन तुम खुश नहीं हो, है ना? मैं अपने भाई को जानता हूँ। इतने सालों में मैंने उसे कभी किसी औरत में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। उसने तुमसे सिर्फ सिंघानिया परिवार की इज्जत के लिए शादी की थी। उसने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की, इसलिए वह तुम्हें संभाल कर नहीं रखेगा। क्या तुम सिर्फ शर्मा ग्रुप के लिए अपनी बाकी जिंदगी दुख झेलोगी? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम यह नहीं करोगी? अध्याय 97।
97 गतिरोध 3। हालांकि नैना शर्मा यश गोयल की हर बात को पहले से ही बहुत साफ साफ कह रही थी, फिर भी यह एक तेज तीर की तरह था जो सीधे उनके दिल में चुभ रहा था। नैना शर्मा के गाल पीले पड़ गए थे। यश गोयल की काली आंखें नैना शर्मा को घूर रही थीं और उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। नैना, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो तो तुम मुझे मनाने की कोशिश कर सकती हो। मैं हूं। नैना शर्मा ने अचानक अपना मुंह खोला और यश गोयल की बात बीच में ही रोक दी। नैना शर्मा वहीं खड़ी रहीं, उनकी गहरी आंखें धीरे धीरे घूमकर यश गोयल की आंखों से मिलीं। वह धीरे धीरे बोलीं, हर शब्द के बाद रुकते हुए, मैंने आर्यन सिंघानिया से अपनी मर्जी से शादी की। मैंने अपने साथ कोई गलत नहीं किया। क्या ये जवाब काफ़ी है? यश गोयल हैरान रह गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उनकी आवाज़ भारी हो गई। वे बहुत देर तक बोल नहीं पाए। नैना शर्मा ज़्यादा देर नहीं रुकीं। उन्होंने अपना बैग उठाया और कॉफ़ी शॉप के लिए निकल गईं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा टैक्सी में बैठ गईं। ड्राइवर ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रही हैं। नैना शर्मा ने आराम से कहा, घर जाओ, और ड्राइवर ने फिर पूछा, मिस, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? नैना शर्मा अचानक इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाईं। शर्मा का घर उनका घर होना चाहिए था, लेकिन उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह वहाँ एक होस्ट की तरह ज़्यादा रहने लगीं। बाद में उन्होंने आर्यन सिंघानिया से शादी कर ली और रॉयल सिटी का विला उनका घर होना चाहिए था। हालांकि आर्यन सिंघानिया उनसे प्यार नहीं करते थे और उन्हें अपनी पत्नी की तरह नहीं मानते थे, इसलिए वह उनका घर भी नहीं था। दुनिया इतनी बड़ी थी, लेकिन उसके पास घर तक नहीं था। उसे रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। नैना शर्मा ने आंखें बंद कर लीं और थककर कुर्सी के पीछे टिक गईं। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मास्टर, आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। कार ने पूरे मुंबई शहर का चक्कर लगाया। नैना शर्मा ने खिड़की नीचे की और हवा का एक झोंका आया, जिससे थोड़ी ठंडक महसूस हुई। यश गोयल का सवाल अनजाने में उसके कानों में गूंजा। उसने पूछा, उसने आर्यन सिंघानिया से शादी क्यों की? किस लिए? रखेल शर्मा के लिए, शर्मा परिवार के लिए, दादाजी की उम्मीदों पर खरा उतरना, ईशा। उसके पास बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण, लेकिन फिर भी वह खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। आर्यन सिंघानिया से शादी करने का असली कारण ये था कि वह उससे प्यार करती थी। हालांकि उसे 3 साल पहले से पता था कि आर्यन सिंघानिया उससे प्यार नहीं करता और शुरू से ही उससे नफरत करता था, फिर भी वह बेवकूफ़ और बिना हिम्मत वाली थी। वह उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकी, इसलिए उसने यश गोयल से झूठ नहीं बोला। वह उससे शादी करने को तैयार थी और उसे कोई शिकायत नहीं थी। भले ही आर्यन सिंघानिया ने उसे बहुत दर्द और दुख दिया था, लेकिन यही एक तरीका था जिससे वह उसके करीब आ सकती थी और अपने प्यार को पूरा कर सकती थी। नैना शर्मा शाम 7 बजे तक घूमती रहीं और समय पर घर लौट आईं। उस रात जब वह घर नहीं लौटी और आर्यन सिंघानिया ने उससे वो बुरी बातें कहीं, तब से नैना शर्मा सिंघानिया परिवार की बात मानने वाली और अच्छे व्यवहार वाली युवा मैडम बन गई थी। वह समय पर बाहर जाती थी और समय पर घर लौटती थी। वह कभी 1 मिनट भी ज़्यादा बाहर नहीं रुकती थी। फिर जब उसका सामना आर्यन सिंघानिया इस फाइनेंशियल स्पोर्ट से हुआ, तो वह भी अच्छे व्यवहार वाली और समझदार थी और उसने उसकी अच्छी सेवा की। जब नैना शर्मा एंट्रेंस पर गईं, तो उन्होंने आर्यन सिंघानिया के जूते देखे और जान गईं कि वह वापस आ गया है। अनजाने में उनका दिल धड़कने लगा। गुस्से में उसे जाने के बाद वह कुछ दिनों तक वापस नहीं आया। वह आज वापस आ गया है। ईशा, अगर वह कर सकती तो वह सच में मुड़कर जाना चाहती थी। अभी वह सच में आर्यन सिंघानिया का सामना नहीं करना चाहती थी। अध्याय 98 गतिरोध 4। लेकिन ये बात नैना शर्मा के मन में बस एक पल के लिए आई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। काव्या को अपने फैसले लेने का हक कहाँ था? नैना शर्मा ने अपनी किस्मत को मान लिया और अंदर जाने से पहले अपने जूते बदल लिए। कमला आंटी किचन से बाहर आई और नैना शर्मा को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैडम, आप वापस आ गईं। डिनर तैयार है, क्या आप इसे अभी खाना चाहेंगी? नैना शर्मा को असल में ज़्यादा भूख नहीं लगती थी। बस जब आर्यन सिंघानिया घर पर होता था तो वह हमेशा आदतन अपना असली रूप छिपाती थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। नैना शर्मा अपने कमरे में वापस आई और घर के कपड़े पहन लिए। जब वह नीचे गईं तो कमला आंटी कटोरे और चॉपस्टिक लगा रही थीं। नैना शर्मा पास आई, एक कुर्सी खींची और बैठ गईं। कमला आंटी ने आखिरी बर्तन रखने के बाद आर्यन सिंघानिया को डिनर के लिए बुलाने के लिए ऊपर जाने वाली थीं, लेकिन उनकी नज़र अनजाने में नैना शर्मा पर पड़ी और उन्हें अचानक कुछ याद आया। वह रुक गईं और नैना शर्मा से कहने लगी, यंग मैडम, मैं अभी भी किसी काम में बिजी हूँ। क्या आप ऊपर जाकर यंग मास्टर को डिनर के लिए बुलाने में मेरी मदद कर सकती हैं? इन दिनों मालिक और जवान मैडम एक दूसरे से रूखे हो गए थे और कमला आंटी उनके रिश्ते को सुधारने का मौका ढूंढ रही थीं। आखिर वे पति पत्नी थे और उन्हें पूरी जिंदगी साथ बितानी थी। वे हमेशा ऐसे नहीं रह सकते थे। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं।
उनकी खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं और उनकी आंखों के नीचे से विरोध का एक निशान निकल आया। वह अब आर्यन सिंघानिया से छिपने की कोशिश कर रही थी, तो वह अपनी मर्जी से उसके सामने कैसे आ सकती थी? नहीं तो वह गलती से फिर से उसके लैंडमाइन पर पैर रख सकती थी। नैना शर्मा ने अपना निचला होंठ काटते हुए फिर भी मना कर दिया, कमला आंटी, बेहतर होगा कि आप टहलने चली जाएं। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, सीढ़ियों से एक ठंडी आवाज़ आई, ज़रूरत नहीं है, मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ। नैना शर्मा चौंक गईं और अनजाने में उन्होंने अपना सिर उठाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि आर्यन सिंघानिया कब नीचे आ गए और थोड़ी ही दूर खड़े थे। उनका सुंदर चेहरा टेंशन में था, उनका चेहरा उदास था और उनका पूरा शरीर हमेशा की तरह ठंडेपन में डूबा हुआ था। नैना शर्मा ने अनजाने में अपनी आंखें नीची कर लीं और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा पर बिना कोई निशान छोड़े घूम गईं। उसका चेहरा और गहरा होता गया। उसके पतले होंठ कसकर भींचे हुए थे और फिर उसने अपना मुंह खोला। ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा और बड़े कदमों से चला गया। कमला आंटी ने अपने यंग मास्टर की गुस्से वाली पीठ को देखा और फिर यंग मैडम को, जो लगभग अपना सिर टेबल पर लटकाए हुए थीं। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाईं। यंग मैडम, आप यंग मास्टर से कब तक नाराज रहेंगी? क्या वह गुस्सा था? कितना अच्छा होता अगर वह आर्यन सिंघानिया पर गुस्सा कर पाती। ये पहले जैसा होता जब उसे उसके सामने अपने इमोशन छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह चाहे तो खुश या गुस्सा हो सकती थी। अगर उसे पसंद आए तो पसंद आए, अगर उसे नफरत आए तो नफरत हो। उस समय वह चाहे कुछ भी करे, उसे गुस्सा नहीं आता था। भले ही वह उसे बेशर्म या बेशर्म कहे, यह एक मीठी फटकार होती थी। लेकिन अब वह उससे दिल से नफरत करता था। नहीं, वह कैसे भूल सकती थी? उसने उससे नफरत करना अभी शुरू नहीं किया, बल्कि 3 साल पहले, या शायद उससे भी पहले। जब वह उसे जानती थी, उससे पहले ही वह उससे नफरत करने लगा था। वह उससे इतनी नफरत करता था कि वह अपना स्टेटस नीचे रखकर उसके साथ वह लव सीन करने को तैयार था। वह मूर्ख थी और सोचती थी कि वह सच में इस घमंडी भगवान को हरा सकती है। वह तो घमंडी भी थी और सोचती थी कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है। उसे क्या पता था कि उसकी नरमी जहरीले आसनिक की तरह थी, जो जान लेने के लिए काफ़ी थी। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया विला से बाहर आए और कार में बैठ गए। उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से भाग गई। अध्याय 99 गतिरोध 5। आर्यन सिंघानिया की कार विला एरिया में घूम रही थी। हर घर की लाइट जल रही थी और सब खुश और खुश थे, सिवाय उसके, जो बिल्कुल अकेला था। नैना शर्मा से मिलने से पहले उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। नैना शर्मा से मिलने के बाद वह सिर्फ उनसे शादी करना चाहते थे। इसलिए भले ही उसने उसके खिलाफ साजिश करने के लिए इतना घटिया तरीका इस्तेमाल किया था, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे शादी कर ली। उसने सोचा था कि शादी के बाद उनका परिवार हो जाएगा, लेकिन अब वह समझ गया था कि प्यार के बिना वे कभी परिवार नहीं बन पाएंगे। इस दुनिया में उसे अपनी उंगलियों पर कुछ भी मिल सकता था, लेकिन नैना शर्मा का प्यार, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे नहीं मिल सकता था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने सोचा था कि आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद वह आज रात वापस नहीं आएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह बेसुध होकर सो रही थी, तो अचानक उसके शरीर पर किसी भारी चीज़ ने दबाव डाला। इससे पहले कि नैना शर्मा कुछ कह पाती, आर्यन सिंघानिया ने बिना किसी चेतावनी के अपनी टांगें फैला लीं और अंदर घुस आया। नैना शर्मा कराह उठी और उसके हाथों ने अनजाने में ही उसके शरीर के नीचे चादर को कस लिया, दर्द कम करने की कोशिश में। आर्यन सिंघानिया उसके चुप रहने से नफरत करता था। वह जानबूझकर उसे परेशान करता था, हर काम भारी और जान से मारने के इरादे से होता था। नैना शर्मा की भौहें तन गई थीं, लेकिन वह आर्यन सिंघानिया के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। चाहे कितना भी दर्द हो, वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले। लेकिन शायद आज यश गोयल के सवाल ने उन्हें छू लिया था, या शायद ये सच में बहुत दर्दनाक था, लेकिन गलती से उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंख के कोने से एक साफ आंसू बह निकला, जो चमकता हुआ उसके गाल पर लुढ़क गया। यह आर्यन सिंघानिया के हाथ के पिछले हिस्से से टकराया जो उसके गाल के पास रखा था, और सच में उसे जलन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे अपनी वजह से रोते हुए देखा। ऐसी स्थिति में भी आर्यन सिंघानिया अचानक रुक गया। वह हैरानी से उसके आंसुओं को देखता रहा, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से खुशी से भर गया था। वह सोचता था कि वह चाहे कुछ भी करे या कहे, नैना शर्मा को कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। पता चला कि उसके मन में भी उसके लिए फीलिंग्स थीं। भले ही यह एक दुखद रिश्ता था, लेकिन यह उसके बेपरवाह होने से बेहतर था। आर्यन सिंघानिया का हाथ नैना शर्मा के चेहरे पर पड़ा। उसकी उंगलियों ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और उसका काम उम्मीद से ज्यादा नर्म था। नैना शर्मा अभी भी दर्द में डूबी हुई थी। अचानक जब उसे आर्यन सिंघानिया की हरकत महसूस हुई, तो उसने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं। नैना शर्मा ने अचानक उसकी तरफ देखा।
आर्यन सिंघानिया की आंखों में शर्म की एक झलक दिखी। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, जैसे अभी जो हुआ वह सिर्फ एक भ्रम था। फिर अगले ही सेकंड आर्यन सिंघानिया अचानक नीचे झुका और उसके पतले होठों ने सीधे नैना शर्मा के होठों को बंद कर दिया, जैसे कुछ छिपाना चाहता हो। उसने उसे जोर से किस किया और एक बार फिर उसकी चेतना को छिपा दिया, जिससे वह सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसका किस हल्का हो गया और उसकी हरकतें भी धीमी हो गईं। यह कोमलता, चाहत और गहरे प्यार से भरा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं कहा था। योजक चिन्ह। राजेश शर्मा आधे महीने तक घर पर आराम करने के बाद आखिरकार कंपनी में वापस आ गए। सेक्रेटरी शर्मा ने उन्हें एक एक करके कंपनी की स्थिति बताई। वह बहुत खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। सेक्रेटरी शर्मा ने राजेश शर्मा का एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट चेहरा देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाए। चेयरमैन, लगता है आपकी खुद को चोट पहुंचाने की चाल बहुत कामयाब रही। राजेश शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और आर्मरेस्ट को हाथ से थपथपाया। उनकी आंखों में चालाकी भरी थी। ये काफी नहीं है अध्यक्ष महोदय, आपका क्या मतलब है? अध्याय 100 गतिरोध 6। जैसे ही नैना शर्मा ऑफिस लौटी, उन्होंने सुना कि राजेश शर्मा कंपनी में आए हैं। उन्होंने अपना बैग नीचे रखा और चेयरमैन के ऑफिस की ओर चल दी। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो सेक्रेटरी शर्मा अचानक अंदर से बाहर आ गए। जब उन्होंने नैना शर्मा को देखा तो वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैनेजर शर्मा, चेयरमैन आपको ढूंढ रहे थे। आप आ गईं। नैना शर्मा ने उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर अपने पैर उठाए और ऑफिस में चली गईं। दादाजी, क्या आप ठीक हो गए हैं? आप कुछ और दिन आराम क्यों नहीं करते? नैना शर्मा राजेश शर्मा के पास गईं और उन्हें देखा। ये पक्का करने के बाद कि वह ठीक हैं, उन्हें राहत मिली। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा की तरफ देखा और राहत भरी नज़रों से कहा, दादाजी ने देखा कि आर्यन के साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर होता जा रहा है और दादाजी की बीमारी भी ठीक हो गई है। नैना शर्मा का एक्सप्रेशन थोड़ा डल था। राजेश शर्मा ने ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, सिर्फ आधे महीने में सिंघानिया कॉर्पोरेशन ने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैं देख सकता हूं कि तुमने सच में दादाजी की बात सुनी है और आर्यन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये बहुत असरदार भी है। तो नैना, मुझे लगता है कि आर्यन के साथ तुम्हारी शादी जल्द ही पक्की हो जानी चाहिए, है ना? शादी। इन दिनों नैना शर्मा शादी के बारे में लगभग पूरी तरह से भूल चुकी थीं। या यूं कहें कि अपने सबकॉन्शियस मन में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह आर्यन सिंघानिया के साथ शादी करेंगी। आर्यन सिंघानिया के पास उससे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उससे शादी करने को कैसे तैयार हो सकती थी? उनकी शादी एक तरह से बस एक गंदा सौदा थी। इसके अलावा उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा बाहर के लोग सोचते थे। आर्यन सिंघानिया के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थीं। नैना शर्मा के हाथ जो उसके शरीर के दोनों तरफ लटक रहे थे, अनायास ही भींच गए। उसने अपनी लार नीली और धीरे से कहा, दादाजी, रिया को शादी के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना? वैसे भी कंपनी का डेवलपमेंट अब बहुत स्टेबल है। ईशा, मैं परेशान कैसे नहीं हो सकता? राजेश शर्मा ने नैना शर्मा को हैरानी से टोका और गहरी भौहें चढ़ा दीं। तुम्हारी आर्यन से शादी को कुछ समय हो गया है। पिछली खबर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अगला कदम बेशक शादी है। क्या तुम अपनी शादी को जिंदगी भर सीक्रेट रखोगी? फिर सबको कैसे पता चला कि सिंघानिया परिवार और हमारा शर्मा परिवार शादी से जुड़े हुए हैं? नैना शर्मा दुनिया को ये कैसे नहीं बताना चाहती थी कि वह आर्यन सिंघानिया की पत्नी है। वह हमेशा से उसकी पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती थी। उसके लिए एक बार एक तरफा होना काफ़ी था। वह दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती थी। दादाजी, लेकिन ईशा, कोई मगर नहीं। राजेश शर्मा ने गुस्से में टेबल पटक दी और खड़े हो गए। वह नैना शर्मा के खराब लुक पर अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। नैना शर्मा, शर्मा परिवार की सदस्य होने के नाते सारी बातें शर्मा परिवार के हिसाब से होनी चाहिए। शर्मा परिवार, शर्मा परिवार, शर्मा परिवार। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद नैना शर्मा को लगा कि उनकी दुनिया में सिर्फ एक शर्मा परिवार बचा है। उन्होंने शर्मा परिवार की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उनकी मदद कौन करेगा? कौन उनके बारे में सोचेगा? वह दुनिया की दूसरी लड़कियों की तरह हो सकती थी। अपनी उम्र में वह अपनी जवानी, आज़ादी, प्यार का मज़ा ले सकती थी और प्यार पा सकती थी, बजाय जिम्मेदारियों और जिम्मेदारियों में बंधे रहने के, और एक सेवियर बन सकती थी। नैना शर्मा ने अपने निचले होंठ को अपने मोती जैसे सफ़ेद दांतों से जोर से काटा, लगभग खून बहने लगा। वह बस छोड़ना नहीं चाहती थी और एक अच्छी बात भी नहीं कहना चाहती थी। राजेश शर्मा इतने गुस्से में थे कि हंस पड़े। उन्होंने नैना शर्मा को घूरा, कुछ बार ताना मारा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे बताने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। भले ही मुझे अपना चेहरा क्यों न दिखाना पड़े, मैं आर्यन सिंघानिया से उसका वादा पूरा करवाऊंगा।